Sanam ko maskal nijre iladara tising nen video abo hindi te bu baye china menchi air tege joko in jagar na abutana nena disum gotare hoko talare nena bu नितर ते abo sanango बन जिस प्रकार से हम सोशल मीडिया में पेपरबाजी के माध्यम से देख पा रहे हैं कि चाकड़कई बांध इस वक्त काफ़ी आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। तो हमारे साथ ईचा कड़कई बांध विरोधी संघ के पदाधिकारी बैठे हैं। हम लोग आज डिस्कस करते हैं कि वास्तविकता इसकी क्या है, जो जिस प्रकार से तमाम राजनीतिक पार्टियां यहाँ पे आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं और सामाजिक संगठनों का भी इनमें नाम काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। तो सभी को तैयार थे। सबसे पहले आपका स्वागत है। जोहार मस्कल न्यूज़ की ओर से। जो आपने कहा है, आज के समय में हम लोग वो सच्चाई को बताना चाहेंगे। आज के समय में 1978 को त्रिपक्षीय समझौता होता है बिहार सरकार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा सरकार के बीच में दिल्ली में, कि स्वर्ण रेखा परियोजना बननी चाहिए और उसके एवज में दो जगह डैम बनता है, एक चांडिल में और एक है ईचा करकई। ईचा करकई डैम बहुत बाद में होती है और चांडिल डैम का शुरुआत हो जाता है। उस दरमियान में जो सरकारें होती है, आज के समय में हमें समझना होगा कि जल संग्रह जरूरी है फ्यूचर के लिए। उस मद्देनज़र उस समय डीपीआर रिपोर्ट क्या कहा गया अभी तक जल संसाधन मंत्रालय या सचिव उपलब्ध नहीं कर रहा है। विरोध इसीलिए है कि इस ईचा करकई गांव जो 126 गांव है, हमारा में 87 गांव है झारखंड में और बाकी उड़ीसा में है। और ये जो 87 गांव है ये खुटखट्टी रैयत गांव है। यहाँ CNT एक्ट है, छोटनागपुर काश्तकारी अधिनियम यहाँ पर लागू हो चुका है और यहाँ विल्किंसन रूल्स है इस क्षेत्र में। और 5वीं अनुसूची के तहत हम प्रोटेक्टेड एरिया में, हम संरक्षित क्षेत्र में है यहाँ पर झारखंड में। पश्चिम सिंहभूम में आपका संविधान आदेश संख्या 09/1950 अनुसूचित क्षेत्र आदेश, उस समय हम अनुसूचित क्षेत्र में थे। और 1977 में जब 78 में जो ये लागू हुआ, उससे पहले अनुसूचित क्षेत्र आदेश संविधान का 109 है, अनुसूचित क्षेत्र बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गुजरात, उस समय भी ये जिला अनुसूचित क्षेत्र के रूप में सूचीबद्ध था। और यहाँ खुटखट्टी रैयत है और एक गांव है, उनके पूर्वजों ने, पैतृक जमीन है, पूरा कृषि जमीन है, प्रति जमीन है, शमशान घाट है, जीविका उपार्जन हमारे ग्रामीण इसी से करते हैं। और इसी क्षेत्र में इस डैम का निर्माण होना। और उस समय में 78 में जब निर्माण होना शुरू हुआ, पैसा मिल रहा था वर्ल्ड बैंक से। वर्ल्ड बैंक ने पूछा कि आप इतने 26 गांव यानी 87 गांव झारखंड के और 126 गांव पूरे, उनका पुनर्वास कहाँ होगा। संविधान ने, शासन तंत्र ने, भारत का संविधान ने कुछ मौलिक अधिकार जनताओं को दिया है, नागरिकों को दिया है। हम अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं, हम आदिवासी हैं। भारतीय नागरिक होने के नाते हमें भी संविधान ने रहने, बसने, निवास करने का, अपनी धार्मिक क्रियाकलापों का अधिकार, भाषा, लिपि, संस्कृति बचाए रखने का अधिकार है। और हम आदिवासियों का जीविका उपार्जन, गरिमामय जीवन जीने का और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जो कुछ भी हमें मिलता है, मेरी मातृभूमि, मेरी माटी है, मेरा गांव का ज़मीन है, जो अलग अलग खतियानी स्टेटस में थाना संख्या से दर्ज है। अभी हम बैठे हैं बरकुंडिया में, तो उस गांव में जो भी लोग रहते हैं वहाँ उसकी पहचान है, ससंदरी है, जो कब्रगाह बोला जाता है। इनसे पूरी तरह बेदखल हो रहा है। तो सवाल ये उठता है कि दोषारोपण जो हो रहा है, सच्चाई ये कि 79 में वर्ल्ड बैंक ने इसी आधार पर पैसा देना बंद कर दिया कि इनका पुनर्वास नहीं होगा। उसके पश्चात ये बंद हो गई। शहीद गंगाराम कलुंडिया शहीद होने के बाद ये पूरी तरह बंद हो गई। इस बीच में सरकारें बदलती रही, केंद्र में सरकारें बदलती रही। देखने से तो कांग्रेस का ज़्यादा साल रहा है। उसके बाद अविभाजित बिहार में हम थे उस समय ज़्यादा से ज़्यादा समय कांग्रेस का रहा है। फिर राष्ट्र जनता दल जो लालू प्रसाद जी हैं मुख्यमंत्री रहे, उनका भी काल हुआ है। और बीच में अटल बिहारी वाजपेयी, आपका भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है और हमारा झारखंड अलग हो जाता है अनुसूचित क्षेत्र के रूप में। और 2000 में फिर एक सरकारें बनती है भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन वो सुगबुगाहट उस समय नहीं रहती है, ये निर्माण का काम उस समय नहीं होता है। और उसके बाद मधुकोड़ा जी भी आते हैं और अर्जुन मुंडा जी भी आते हैं। अर्जुन मुंडा प्रयास करता है कि यहाँ पर डैम बनना चाहिए
और जल संसाधन मंत्रालय या सचिव उन्हें किन तर्कों के आधार पर बनाने का दिशा निर्देश देते हैं वो हमें नहीं मालूम, लेकिन बनने का जो शिलान्यास की जो बातें आती है वो जन आंदोलन फिर होती है, क्योंकि हमारा मौलिक अधिकार छीनेंगे, हमारा पुनर्वास आप कहाँ कीजिएगा, 87 गांव को कहाँ बसाइएगा, क्योंकि शेड्यूल एरिया में सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि 1 इंच ज़मीन केंद्र सरकार और राज्य सरकार का नहीं है, ये रायती ज़मीन है, ये पैतृक ज़मीन है, कम्युनिटीज़ है, ये आदिवासी हो समुदाय का कम्युनिटी लैंड है। 2005 आसपास में विरोध होता है, अर्जुन मुंडा जी नहीं बनाते हैं, फिर सरकारें बदलती है, 2014 पहुंचता है, वहाँ रघुवर दास जी बैठते हैं, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी बैठती है, वो भी प्रयास करती है कि डैम बनना चाहिए। फिर आम जनता, हम लोग, हमारे ये लोग, बड़े लोग, बुजुर्ग लोग विरोध करते हैं, हमारा बाल बच्चों को कहाँ ले जाएंगे, खेत खलियान कहाँ लेंगे, शमशान घाट कहाँ ले जाएंगे, गाय बैल बकरी मुर्गी जिससे हम जीविका उपार्जन करते हैं कहाँ जाएंगे। फिर विरोध होता है, विरोध के परिणाम स्वरूप सरकार को ये लगता है कि नहीं बनना चाहिए, और 1996 में पेशा कानून आ चुका होता है पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरिया में, और उसके अनुसार ये कानूनें बनती है, केंद्रीय कानून, कि यदि आप कोई परियोजना, सरकार की कोई परियोजना लागू होगी तो बिना ग्राम सभा का अनुमति का नहीं होगी। इसके लिए ग्राम सभा का अनुमति लेने के लिए उपायुक्त महोदय पश्चिम सिंहभूम कार्यादेश या जारी करते हैं डेट को, उसके अनुसार से टीएससी गठन करती है एक उप समिति की, आप सामाजिक अंकेक्षण कीजिए, वहाँ समाज में क्या प्रभाव पड़ेगा यदि ये डैम बनती है, तो 126 गांव पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उनके सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, इन चीज़ों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या मौलिक अधिकारों का कैसे हनन होगा, इस पर स्टडीज करने के लिए चंपै सोरेन जी उस समय सदस्य बनते, अध्यक्ष बनते इस टीम के, और दीपक बिरुआ जी जो अभी मंत्री है वो बनते हैं 2014 में, और वर्तमान समय में जो गीता कोड़ा जी है जो सांसद है वो सदस्य बनती है, और सदस्य के रूप में आपका सचिव जल संसाधन विभाग वो सचिव सदस्य बनते हैं, और आपका प्रशासक ईचा करकई बांध वो सदस्य बनते हैं, और सोशल असेसमेंट या समाज पर प्रभाव के लिए मीटिंग होती है, 20,000 लोगों की संख्या आती है, 50 हज़ार की संख्या आती है, और इसको निर्णय लिया जाता है कि ये डैम नहीं बनना चाहिए, क्योंकि ये कृषि योग्य ज़मीनें ख़त्म होगी, खाद्य सुरक्षा पर खतरे पड़ेगी, यहाँ पर इन्वायरमेंटल इश्यूज़ बनती है कि पेड़ पौधे जो हमें ऑक्सीजन देती है, जैव विविधताएँ जो है संविधान में जो प्रोटेक्ट है उन पर असर पड़ेगा, वायुमंडल पर असर पड़ेगा, जल प्रदूषण बढ़ेगा। इसके चलते उन्होंने इस डैम को रद्द करने का अनुशंसा टीएससी से करते हैं, लेकिन फिर भी बांध बनती है, 2 सरकारें इनको रोक लगाती है जनता की आवाज़ सुन करके, लेकिन जिसको हम लोग बचपन से, हम लोग जेएमएम को ही वोट देते थे, जब से हम लोग बड़े हुए हैं हम जेएमएम को ही वोट देते हैं, वो हमारा गार्जियन स्वरूप है, देखने से हम उनको भगवान मानते हैं हम लोग, इन्होंने आंदोलन किया है, तो हमें दर्द लगता है हमारी सरकार जब टीएससी से उन्होंने एक संवैधानिक संस्था है, इस टीएससी से जब उसको रद्द करने का अनुशंसा कर दिया गया है, तो हम उनके बच्चे, इस झारखंड के माटी के पुत्र अपने बाप से तो पूछेंगे ना, अपने पिता से तो पूछेंगे ना कि आपने ऐसा किया, क्या आपकी क्या मजबूरी है कि संवैधानिक संस्था ने अनुशंसा तो कर दिया लेकिन आपने रद्द नहीं किया। ये लड़ाई यहाँ से शुरू होती है। अभी भी हम लोग ये करते हैं कि आपने क्यों जनजाति सलाहकार परिषद 5वीं अनुसूची की पूरी तरह संवैधानिक संस्था है, वहाँ के लोगों के जीवन यापन, आर्थिक चीज, सुख और शांति और स्वशासन व्यवस्था कैसे मजबूत होगी, ये टीएससी के ऊपर पूरी तरह निर्भर करता है। तो टीएससी ने जब अप्रूव कर दिया कि 87 गाँवों की जो सामाजिक समरसता है, भाईचारे की जो भावना है, जिससे भाईचारे की भावना से राष्ट्रीय एकता और अखंडता बनती है, आप इनको हटा क्यों रहे हैं? तो हमारा यही सवाल है। जिस प्रकार से एक बात कही जाती है, यहाँ पे लोगों ने पैसा ले लिया है, अब डैम तो बननी ही है। देखिए, पैसा आप किस आधार पर ये किए, क्योंकि 1996 में पेशा कानून आ चुका था,
ग्राम सभा हुआ नहीं, उस समय रिपोर्ट ये है कि उस समय ग्राम सभा नहीं हुआ है। अगर पैसा यह बात करते हैं तो संविधान में किसी भी अनुच्छेद में ये नहीं कहा गया है कि आप पैसों से किसी की संपत्ति का अर्जन कर सकते हैं। जो संपत्ति का अर्जन मतलब समवर्ती सूची संख्या में है, और संपत्ति का अर्जन संविधान के अनुच्छेद 300A में लिखा है, विधि के प्राधिकार से ही किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से बेदखल कर सकते हो। जब कानून है ही नहीं और मौलिक अधिकारों से असंगत आप परियोजना भी नहीं लागू कर सकते हैं, मौलिक अधिकारों का आप न्यून नहीं कर सकते हैं, और CNT एक्ट में भी अनुसूचित जनजाति का जमीन अनुसूचित जनजाति ही लेगा, तो ईचा करकई बांध जो है ना वो तो अनुसूचित जनजाति नहीं है। ऐसा स्थिति में आप कृषि योग्य जमीनों को आप नहीं ले सकते हो, कैसे ले रहे हो? ये सारी सवालें हैं। तो पैसा से किसी के मौलिक अधिकारों को आप छीन नहीं सकते हैं, विधि के प्राधिकार से। जिस प्रकार से स्टेटमेंट आया है मुंडा मन की, यहाँ की जो स्वशासन व्यवस्था जहाँ से चलती है, और हाँ देखिए, आज के समय में इतना समझ रहे हैं हम लोग कि मुंडा मन की संघ अलग अलग पार्टियों में जो पेपर में या व्हाट्सएप में आ रहा है, या आदिवासी हो समाज महासभा गुटों में बढ़ चुका है, BJP जीतेगा या कौन JMM जीतेगा। देखिए, आज के समय में ये तो कहा जाता है कि सामाजिक संगठनों को सामने नहीं आना चाहिए, मतदाता के रूप एक नागरिक है, उनके मद्देनजर झंडा नहीं डोना चाहिए था। लेकिन आज के समय में मुंडा और मानकी झंडा डोते हैं तो निष्पक्ष लोकतंत्र प्रभावित होता है। लेकिन इसको दोषारोपण मुंडा मानकियों को भी नहीं कर सकते हैं, हो समाज महासभा को भी नहीं बोल सकते, क्योंकि इस 70-75 साल में राजनीति का जो सामने जो आया है ना, लोगों को कार्यकर्ता बना दिया गया है। जबकि राजनीतिक पार्टियों को होना चाहिए ना तो प्रचार प्रसार करे ना कुछ करे, वो अपना एजेंडा देता। प्रत्येक गांव में हम आपके लिए ये कानून बनाएंगे, हम आपके समाज के लिए ये परियोजनाएं लाएंगे, उसके बाद आप सोचिए कि आप किसको वोट देंगे। उससे क्या ना सामाजिक समरसता बनता। अभी राजनीतिक पार्टियां इस प्रकार का कार्यक्रम कर रही है जिससे हम समाज में, वो इस राजनीतिक पार्टी में, वो उस राजनीतिक पार्टी में, उसकी बहन किसी और में, उसका भाई कहीं और, उसका दादाजी कहीं या पिताजी कहीं, तो ये पूरा गाँव, पूरा समाज, पूरा परिवार राजनीतिक दलों में बट गया है। तो हम निर्वाचन आयोग से भी इच्छा करके बांध विरोधी संघ की ओर से हम सुझाव देंगे कि आप राजनीतिक दलों पर कंट्रोल कीजिए, निष्पक्ष लोकतंत्र के लिए उन्हें आदेश दीजिए कि आप प्रचार प्रसार कार्यकर्ता ना बनाएं, आप अपना मैनिफेस्टो लाइए, ग्राम सभा में दीजिए, मुंडा को दीजिए, और ग्राम सभा आपका मैनिफेस्टो देखेगा कि किसका बेहतरीन सुझाव है या मैनिफेस्टो, हम उसके अनुसार से अपनी इच्छा से उन्हें वोट देंगे। इससे क्या होगा कि हमारी जो राष्ट्र की एकता और अखंडता, जो भाईचारे की भावना है, उस संतुलन होगा। यदि हम आपस में ऐसे ही करेंगे तो आने वाला समय में आसपास में पाकिस्तान है, चीन है, कोरिया है, थाईलैंड है, हमारे भारत देश के आसपास में बड़ी बड़ी हस्तियां हैं। कहीं हमारे ऊपर ही यदि हमारी एकता और अखंडता यदि सुनिश्चित हो नहीं होगा तो हम उन राष्ट्रों के साथ कैसे हम सामना करेंगे जो विकसित देश के रूप में वो उभरी हुई हैं। तो हमें आज चाहिए कि उन भावनाओं को तोड़ते हुए एक विकसित भारत का, एक आत्मनिर्भर भारत, जिसको आत्मनिर्भर गाँव जैसे बोलिए, हम आत्मनिर्भर को प्राप्त, इसके लिए जरूरी है कि पैसा जो वर्तमान समय में वित्त मंत्रालय से आती है, राज्य वित्त आयोग से आती है, हमें ग्राम सभा को दे दें, फिर से हमें कोल्हान फंड को जिंदा कर दे। हम उन पैसों से अपना समाज का विकास हम खुद करेंगे, ना किसी पर हम आरोप करेंगे, ना इस प्रकार का दुष्प्रचार होगा जो राष्ट्रीय एकता और अखंडता जो राजनीतिक दलों ने किया है, कम से कम वो भी रुकेगा। तो भारत का जो मेन मोटो है, हम शिक्षित वर्गों ने खराब किया है। उसमें कहा गया था संविधान उद्देशिका में कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देने के लिए, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता देने के लिए, अवसर एवं प्रतिष्ठा में समान अवसर देने के लिए, गरिमामय जीवन जीने के लिए, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व को बनाने के लिए 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत करते। यही लोकतंत्र का मोटो है।
यही लोकतंत्र का मोटो है, यही आज़ादी का मकसद है और संविधान का यही उद्देश्य है। और राजनीतिक दलों का जो सरकारें बनती है, इसी को पूरा करने के लिए विधानसभा जाती है और लोकसभा जाती है। अगर योग्य उम्मीदवार जाएगा तो ये संविधान की उद्देश्य का हम जनताओं को मिलेगी। अगर गलत प्रत्याशी जाएंगे तो ये संविधान की उद्देश्य का संविधान के किताबों में ही पन्नों में दबे रहेगी और हम जनता आपस में यूं ही लड़ते रहेंगे, पार्टियों पर हम तू मैं करते रहेंगे। इसी सवाल इसके साथ ही आगे हमारे यहाँ पदाधिकारी भी बैठे हैं, तो आगे संघ की रणनीति क्या है? हम लोग अभी कानूनी तौर पर लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं और आज हम लोग यहाँ पे बरकुंडिया गांव में बैठे हुए थे और हमारा आगे का रणनीति ये है कि हम लोग गांव-गांव जाकर जन आंदोलन को भी तैयार करेंगे और हमारा एक खेमा जो है, जो हमारे जो आपके कानूनी सलाहकार और साथ में जो अध्यक्ष महोदय हैं इस संघ के, वो लोग एक कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और हम लोग हाईकोर्ट में पीआईएल फाइल करने वाले हैं। और इससे पूर्व जो है कि संतोष कुमार सोनी ने जो पीआईएल फाइल किया था, कल उसका सुनवाई भी है, उसको लेकर हम लोग परस्पर तैयार भी कर रहे हैं। मैं बता देना चाहूँगा कि संतोष कुमार सोनी जो हैं वो इंटक राष्ट्रीय सचिव भी हैं, इंटक यानी कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव भी हैं और साथ में खाद्य आपूर्ति के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। और उन्होंने जो अपना जो केस था PIL 32/31 2023 में उन्होंने ये मामला दर्ज किया था, जिसकी सुनवाई कल 29 को पूर्ण रूप से झारखंड सरकार बनाम आपका संतोष कुमार सोनी है। तो चलिए, आज हम लोग जानने का प्रयास कर रहे थे यहाँ पे जिस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं तमाम प्रकार से, तो आज हमारे यहाँ बैठक हुई बरकुंडिया गांव में। आगे की क्या रणनीति है, जिस प्रकार से आगे कोर्ट तक न्यायपालिका का रास्ता अपनाया है इच्छा कड़कई बांध विरोधी संघ, आगे की क्या प्रतिक्रियाएं होती है, मस्कल न्यूज में बने रहिए। आगे हम लोग आपको पहुंचाते रहेंगे और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दीजिए।